लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक। आज कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग। सीएम आवास पर होगा बैठक का आयोजन। भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई। नीट री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 22 जून तक पाबंदियां लगातार जारी। 21 जून को होनी है नीट की परीक्षा। कफ सिरप को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी अब कफ सिरप की दवाई। बिना प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी कोई भी दवाई। राम मंदिर में कथित घोटाला चढ़ावे की जांच जारी। एसआईटी की टीम पहुंची मंदिर परिसर। चंपत राय समेत कई लोगों से पूछताछ। और मानसून ने एक बार फिर से पकड़ी रफ्तार। 8 घंटों के अंदर 17 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी। लोगों को सतर्कता बरतने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि राजधानी लखनऊ से मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज कई अहम बैठक होनी है। कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी सभी विभागों के साथ, अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे, जिन बैठक का नेतृत्व करेंगे। न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि हर विभाग के साथ आज योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक होनी है। और ऐसे में ये बैठकों का जो सिलसिला आज पूरे दिन भर देखने को मिलेगा, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो आज पूरे दिन यहां पर शेड्यूल रहने वाला है वो काफी व्यस्तता भरा रहने वाला है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले तमाम जो कानून से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं उनके साथ मंथन करेंगे। विचार विमर्श का सिलसिला चलेगा। कानून व्यवस्था को और कैसे बेहतर और सुदृढ़ बनाया जा सकता है उसको लेकर यहां पर जो बैठक है वो होती हुई नजर आएगी। योगी आदित्यनाथ इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। साथ ही अलग अलग विभाग से जुड़ी हुई भी आज बैठक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होंगी, जहां पर अलग अलग विभागों में कैसे बेहतर विकास कार्य यहां पर किए जा सकते हैं और विकास कार्यों को गति पहुंचाई जा सकती है। उनके विभागों से जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि लोगों तक कैसे सहूलियत पहुंचाई जा सकती है, उसको लेकर यहां पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। और यहां पर अब तक क्या कुछ काम हुआ है हर विभाग में, उसका भी एक विजन यहां पर पेश किया जाएगा। उसका रिपोर्ट कार्ड पेश अधिकारियों की तरफ से किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि योगी आदित्यनाथ आज जिन बैठकों का नेतृत्व करेंगे ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने के लिए। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तो उस दौरान सीएम योगी की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कई बड़े ऐलान हर विभाग से जुड़े हुए हो सकते हैं, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। अब कानून व्यवस्था को लेकर भी बेहतर परिणाम धरातल पर कैसे आए उसको लेकर आज बैठक होती हुई नजर आएगी। संजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कई बैठकें करेंगे, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो आज दिन भर का स्केड्यूल है वो बैठकों के माध्यम से काफी व्यस्त रहने वाला है। चलिए संजीव से संपर्क हम साधने का प्रयास करेंगे और ऐसे में बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कई बड़ी बैठक होती हुई नजर आएगी। कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई ये बैठक होती हुई नजर आएगी, जिसका इंतजार किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक के माध्यम से कोशिश यही रहेगी कि प्रदेश की गति में कैसे सुधार लाया जा सके। और ऐसे में प्रदेश में जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं हर विभाग से जुड़े हुए, उसको लेकर क्या कुछ कवायद यहाँ पर तेज की जा सकती है, उसको लेकर भी मंथन का सिलसिला आज इस बैठकों में देखने को मिल पाएगा। क्योंकि न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि आपको बताते चले कि हर विभाग से जुड़ी हुई बैठकों यहाँ पर होगी। योगी आदित्यनाथ उनकी अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान कोई महत्वपूर्ण कदम योगी आदित्यनाथ की तरफ से उठाया जा सकता है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रदेश हित में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे ये देखना भी बेहद दिलचस्प है। संजीव मेरे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, आज एक के बाद एक कई बैठकें होंगी सिलसिलेवार तरीके से, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज पूरे दिन भर का स्केड्यूल बैठकों के माध्यम से काफी व्यस्त रहने वाला है। देखिए, आज जो है के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बैठक करेंगे, क्योंकि मुहर्रम का जो फेस्टिवल है वो कल से शुरू होने वाला है। और ऐसे में स्थानीय स्तर पर बात की है तो सभी जिले के जो कप्तान है या फिर एडिशनल एसपी है वो लगातार जो है पीस कमेटी के साथ जो है बैठक कर रहे हैं, ताकि जो मुहर्रम का त्यौहार है वो शांतिपूर्वक से निपट सके। जो मुहर्रम के जो फेस्टिवल है उसमें 10वीं का जो जुलूस निकलता है, भारी संख्या में जो है लोग
लोग उसमें शामिल होते हैं। तो ऐसे में जो है इस बात का ध्यान जो है सभी जिले के जिलाधिकारी और जिले के काम रखते हैं। तो उसी के मद्देनजर आज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 6 बजे जो है सभी जिले के जो एसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं और उनके साथ जो है ये बैठक करेंगे और उचित दिशा निर्देश भी देंगे कि कानून व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ बनाया जाए। इसके अलावा जो है जो मुहर्रम का जुलूस जो निकाला जाएगा वो शांतिपूर्वक ढंग से निकाला जाए, आम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इन सभी मुद्दों को लेकर जो है आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रात 9 बजे बुलाई गई है। जी, विभागों से जुड़ी हुई भी बड़ी बैठकें क्या आज होती हुई नजर आएंगी, और अगर होती है तो अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं? तो चलिए, संजीव से एक बार फिर से संपर्क यहाँ पर टूट चुका है और ऐसे में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बड़ी बैठक करेंगे। कानून व्यवस्था को बेहतर और सफल बनाने के लिए कैसे यहाँ पर तमाम कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर ये बैठक होनी है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में मुहर्रम का जुलूस भी निकाला जाएगा। मुहर्रम का त्योहार यहाँ पर आएगा। इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ ये त्योहार माना जाता है और ऐसे में इस त्योहार को लेकर भी किसी तरह की एडवाइजरी आज जारी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, स्लोवाकिया दौरे को लेकर पीएम मोदी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया है। सीएम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बकायदा अपने पोस्ट में मेंशन किया गया कि ब्रातिस्लावा में बनारस का कनेक्शन है। कल ब्रातिस्लावा में वाराणसी पर केंद्रित प्रदर्शनी देखी है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में राष्ट्रपति पेलेग्रिनी और मैंने प्रदर्शनी देखी, जहां प्रदर्शनी में स्लोवाक कलाकारों की कलाकृतियां भी शामिल थी। तो बड़ी खबर जहां अब तक साझा करें कि ब्रातिस्लावा में बनारस का कनेक्शन यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया। कल ब्रातिस्लावा में वाराणसी पर केंद्रित प्रदर्शनी देखी, यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा। अगली बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बैठक करेंगे। अमित शाह के साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि किसाऊ बांध परियोजना को लेकर मंथन होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी इस दौरान बैठक में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इस योजना से करीब 7 राज्यों को पानी मिलने वाला है और उसी को लेकर आज मंथन का सिलसिला आज बड़ी बैठक में देखने को मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अध्यक्षता की जाएगी। बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति रहेगी। साथ ही किसाऊ बांध परियोजना को लेकर मंथन का सिलसिला आज इस बैठक में देखने को मिल पाएगा। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति रहने वाली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस योजना से करीब 7 राज्य ऐसे हैं जिनको पानी मिलेगा और उन्हीं 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज उसकी इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे तो किसाऊ बांध योजना को लेकर किसी तरह का बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तो बड़ी खबर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में किसाऊ बांध परियोजना को लेकर मंथन किया जाएगा और ऐसे में इस योजना के तहत 7 राज्य ऐसे हैं जिसे चिन्हित किया गया है जहां पर उन्हें बेहतर तरीके से राज्यों में पानी पहुंचाया जाएगा। अब उनको तरीके से पानी मिले, कोई असुविधा यहां पर देखने को ना मिल पाए, उसको लेकर यहां पर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी है। वहीं नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर रोक लगाई है। नीट परीक्षा को लेकर टेलीग्राम पर रोक लगा दी गई। 22 जून तक देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक रहेगी। 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा होनी है। तो 21 जून का दिन जब रविवार होगा तो उस दौरान आपको बता दें नीट यूजी की परीक्षा होनी है। पिछले कुछ समय से पेपर लीक और नकल के मामले सामने आ रहे थे, जिसको लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक तरफ एनटीए की तरफ से भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में सख्त हिदायत उन लोगों को दी जा रही है जो पेपर लीक के मामलों की सोच भी अगर अपने दिमाग में रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से अब तक का बड़ा फैसला, जहां टेलीग्राम के माध्यम से जैसे पिछली बार पेपर लीक हुआ था वो स्थिति अब देखने को ना मिल पाए, जिसके चलते 22 जून की वो तारीख रहेगी, क्योंकि 21 जून को नीट यूजी की परीक्षा होनी है और 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है। हालांकि टेलीग्राम के जो यूजर्स हैं, जो अपने तमाम काम टेलीग्राम के माध्यम से करते हैं, उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सरकार की तरफ से ऑप्शनल तौर पर कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था अभी नहीं की गई है और ऐसे में ये बड़ा आदेश दिया गया है कि नीट परीक्षा को पारदर्शी, निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई जा सके। अभ्यर्थी और जो छात्र वहां पर पहुंचेंगे उनको कोई बड़ी परेशानी ना हो, उनका साल खराब ना जाए, उनका भविष्य खराब ना हो, जिसको लेकर ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब टेलीग्राम पर अस्थायी रोक की बात यहां पर सरकार की तरफ से की गई है और इसके साथ ही 22 जून की वो तारीख जब टेलीग्राम पर अस्थायी रोक रहेगी।
एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राम मंदिर में दान चोरी मामले में जांच लगातार जारी है। आज एक बार फिर से मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी की टीम, जहां मामले में आज भी पूछताछ का सिलसिला जारी रहेगा। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि कुछ लोगों से एसआईटी की टीम ने पूछताछ भी की थी। पूछताछ में माना जा रहा था, उम्मीद जताई जा रही थी किसी तरह का चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है, लेकिन जो इसे पहले करार महज अफवाह करार किया जा रहा था, उस बात की पुष्टि हो गई है कि राम मंदिर के ट्रस्ट में चोरी तो हुई है। अब वो चोरी किसने की, कैसे की और कैसे लाभ खुद तक या फिर तमाम लोगों तक पहुंचाया है, अब इसका खुलासा होना है। एसआईटी की टीम, आपको बता दें कि एक हफ्ते के भीतर में 7 दिन का यहां पर समय दिया गया है, जब एसआईटी की टीम इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी और रिपोर्ट को आगे भेजा जाएगा, जो भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार करनी है। अब मामले में आज एक बार फिर से एसआईटी की टीम यहां पर जांच पड़ताल करेगी और ऐसे में तमाम लोगों से पूछताछ हो सकती है। मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला आज देखने को मिल सकता है। तो एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे में अब एसआईटी की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाई जा रही है और ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प कि क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले पर होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इससे पहले भी एसआईटी की टीम ने कई लोगों से पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाया था, जहां राम मंदिर से 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ, इस बात का जिक्र लंबे समय से किया जा रहा था। और ऐसे में आपको बता दें कि इसमें कई लोगों के नाम अब सामने आ रहे हैं। ऐसे में दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी ने सबको चौंका दिया, जहां शुरुआती अनुमान के मुताबिक ये चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही थी, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है, शायद संभावना यही है कि शायद और भी ये संख्या बल बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं, जहां पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। विनय मिश्रा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, चूंकि देखिए एसआईटी की टीम लगातार राम मंदिर पहुंच रही है और जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन आज जब पहुंचेगी तो किस तरह से पूछताछ के सिलसिले को शुरू किया जाएगा? जी, बता दें कि राम मंदिर की दान पेटी से कथित चोरी के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की टीम जांच के दूसरे दिन भी जांच जारी है। पहले एसआईटी टीम ने जिलाधिकारी को उस होटल में बुलाया जहां उन्होंने रात्रि प्रवास किया था। इस दौरान बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक बैठक चली। इसके बाद अब टीम राम मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है, जहां चंपत राय पहले से ही मौजूद है। बता दें कि एसआईटी ने इस पूरे मामले को लेकर लवकुश मिश्रा नाम से के शख्स को सोमवार रात को हिरासत में लिया था, जिसके पास से 10 से 12 लाख रुपए बरामद किए गए थे। जी अब विनय, फिलहाल जो जानकारी अभी तक सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि पुलिस और जांच एजेंसियों की तरफ से अब तक 5 कर्मचारियों से 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए गए। तो क्या इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया जा रहा है? और अभी महज 5 कर्मचारियों की बात कही जा रही है, उनसे पूछताछ में क्या खुलासा? जी, बता दे रहे हैं कि 5 जो कर्मचारी इसमें हिरासत में लिए गए, उसमें करोड़ों की नकदी जो है बरामद हुई है, कुछ आईफोन वगैरह बरामद किए गए हैं। और एसआईटी की टीम सरयू अतिश गृह से राम जन्मभूमि परिसर के लिए हुए रवाना। राम जन्मभूमि परिसर में पहले ही पहुंच चुके हैं वो, और राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव राम परिसर में मौजूद रहेंगे। और राम मंदिर के दान पत्र में गठन के मामले पर गठित एसआईटी की टीम जांच कर रही है। जी, बाद रिपोर्ट यहां पर पेश की जाएगी और आगे सौंपी जाएगी। तो क्या ये मानकर चला जाए कि अभी 5 कर्मचारियों की बात सामने आ रही है, उनके नाम सामने आ रहे हैं, अगर आगे और भी चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं तो एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है और सख्त कानूनी कार्रवाई? जी बिल्कुल, बता दें कि इन 5 जो नाम की बात चल रही है, तो उसमें से एक लवकुश है, जो कि उसकी बहन ने जो बताया है कि वो बेकसूर है। लवकुश की बहन का कहना है कि उसका भाई निर्दोष है और राम मंदिर में नौकरी नहीं करता था। उन्होंने यह भी कहा कि उसको मालूम नहीं, और इस तरीके से उसका परिवार जो है ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन एसआईटी की टीम की जो थ्योरी है वो 5 नामों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जी ठीक है विनय मिश्रा, जानकारी आपने साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।
इस बीच एक और बड़ी खबर है आगरा के फतेहाबाद से, जहां पुलिस पर पथराव किया गया। आपको बता दें कि पथराव में पुलिस की गाड़ी का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। पथराव में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना भी सामने आई। सड़क हादसे के दौरान ग्रामीणों ने रोड जाम किया था, जहां पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और ग्रामीणों की तरफ से पथराव पुलिस प्रशासन पर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि जाम की जब स्थिति थी तो इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील भी कर दिया गया। पुलिस प्रशासन ने हालांकि अपनी जान बचाई। पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया गया। पुलिस की गाड़ियों का जो शीशा है वो चकनाचूर हो गया। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। जिन ग्रामीणों की तरफ से यहां पर पथराव किया गया था उनकी भी पहचान की जा रही है और बहुत जल्दी कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि पुलिस जब अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वहां पर पहुंची तो कुछ ग्रामीण जाम से हटे नहीं, पुलिस की बात मानी नहीं, उनकी बात सुनते नहीं है, लेकिन पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस ने पूरी स्थिति को लेकर मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के बाद अब पुलिस मौके पर डटी हुई है और ग्रामीणों की पहचान कर रही है जिन्होंने पथराव किया। ऐसे में अब पुलिस का ये कहना है कि कानूनी कार्रवाई को इस पूरे मामले पर आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो अभी तक की वजह स्पष्ट की जा रही है वो ये कि ग्रामीणों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया गया था। उस जाम की समस्या से कई लोगों को आवाजाही के दौरान परेशानी हो रही थी और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, लोगों से बातचीत करती है, उनको समझाने का प्रयास किया जाता है, तो उन लोगों की तरफ से पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करना शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। इसके साथ ही जो आगे का पूरा शीशा है वो चकनाचूर बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर अब कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, तहकीकात की जाएगी और ग्रामीणों की इस वक्त पहचान की जा रही है। पूरा है फतेहाबाद के पास। यहाँ पर एक युवक जिसका नाम मनीष पुत्र सावरिया 22 ईयर एज है इनकी, और ये बहादुरपुर खासपुर न्यू आगरा के रहने वाले हैं। ये अपनी अपाचे गाड़ी से फतेहाबाद से पिन्नापुरा जा रहे थे शादी में, तभी इनकी टक्कर एक थार गाड़ी से हो गई और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। मौके पर ही आसपास के ग्रामीणों ने और इनके परिवारीजनों ने रास्ता जाम कर दिया था। काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी डेड बॉडी को मौके से हटाने नहीं दिया जा रहा था। इसी में पुलिस के साथ थोड़ा सा इनकी कहासुनी हुई और पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है। मौके पर शांति है। थार गाड़ी और अपाचे गाड़ी पुलिस के पास एज ए कब्जा मुकदमा है। अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कपिल, इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं, ये थाना फतेहाबाद क्षेत्र का इलाके का मामला है, जहाँ पर थार और ट्रैक्टर के टकराने से बाइक सवार चपेट में आ गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश दिखा गया। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने जब ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और हल्का बल प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं पुलिस और ग्रामीणों के बीच में झड़प देखी गई और उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस कई किलोमीटर तक लंबी दौड़ लगाकर पुलिस ने अपनी जान बचाई। कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को नियंत्रित कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। इलाके में पुलिस बल तैनात है, शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है और पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। हालांकि देखिए, जब ये पथराव की स्थिति हुई कपिल, तो उस दौरान बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उनकी अभी क्या कुछ स्थिति? देखिए, आला अधिकारियों की बात की जाए तो वो पुलिसकर्मियों के घायल होने की बात को सिरे से निकाल रहे हैं और सूचना न होने की बात कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जिस तरीके से पुलिसकर्मी इस पथराव में घायल हुए हैं। ग्रामीणों को समझाते वक्त अचानक ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की उस समय संख्या कम होने के चलते ग्रामीण पुलिस के ऊपर भारी नजर आए। लेकिन पर्याप्त फोर्स पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं ग्रामीणों को वहां से खदेड़ा गया और उस शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पूरी स्थिति नियंत्रित है। अभिषेक अग्रवाल डीसीपी पूर्वी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। किसी तरीके की शांति माहौल में खलल ना पड़े, इसको लेकर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर, लेकिन कल देर रात जो बवाल की तस्वीर और तनावपूर्ण तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कपिल अग्रवाल, चूंकि स्थिति अभी मौके पर सामान्य जरूर है, लेकिन एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। फिलहाल ग्रामीणों का क्या कहना है, क्या मांग की जा रही थी उन लोगों की तरफ से? जैसे ग्रामीणों के तौर पर लगातार गंभीर कार्रवाई की बात की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया कि उनकी तरफ से इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ग्रामीणों जो है अपने आक्रोश में लगातार डटे रहे और शव को लेकर चौराहे को जाम कर दिया। फतेहाबाद और आगरा का जो मार्ग है उसको पूरी तरीके से जाम कर दिया। लेकिन पुलिस बल जब मौके पर पहुंचा तो पुलिस बल से भी कहीं ना कहीं उनकी नौकसक होती नजर आई। लेकिन उसके बाद आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो पूरी स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। ग्रामीणों
ग्रामीणों को समझाया गया है और मुआवजे की भी बात कहीं ना कहीं अधिकारियों की ओर से कही गई है कि हम शासन से इसमें मुआवजे के लिए स्वीकृति मांगी और जो भी शासन की तरफ से सहयोग होगा प्रशासन की तरफ से वो किया जाएगा। लेकिन कपिल, जिन लोगों ने या जिन ग्रामीणों की तरफ से पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, क्या उन पर कानूनी कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है इस वक्त? देखिए, फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले पर नियंत्रण बनाया है और नियंत्रण किया है, पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था को कायम किया है। पुलिस ने अपनी ओर से किसी भी तरीके की कार्रवाई या मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। हालांकि कुछ शरारती तत्वों द्वारा वहां पर आकर पुलिस से नोकझोंक की गई और पथराव किया गया, ऐसा पुलिस की तरफ से जानकारी जरूर मिली है, लेकिन उन शरारती तत्वों को अभी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद ही आगे क्या कार्रवाई हो पाती है, ये अधिकारी अभी मीडिया को विशेष जानकारी दें। निश्चित तौर पर कपिल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं प्रयागराज से मिल रही बड़ी खबर की। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में मेजा क्षेत्र में हत्याओं की वजह से हड़कंप की स्थिति मची हुई है। अज्ञात हमलावरों ने परिवार पर जोरदार हमला किया। अज्ञात हमलावरों ने की तलाश में इस वक्त पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। हत्या के कारण क्या कुछ रहे हैं, अभी पुलिस के सामने कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है कि आखिर वो क्या मुख्य वजह रही होगी और ये अज्ञात हत्यारोपी है कौन जो मौके से हत्या करने के बाद फरार हो जाते हैं। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में हुए तिहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। अज्ञात हमलावरों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप की स्थिति है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हत्या के कारणों का पता लगाने में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। ये तस्वीरें कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, जहां 3 लोगों की हत्या कर दी गई है अज्ञात लोगों की तरफ से, अज्ञात हत्यारोपियों की तरफ से, और हत्या करने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। जैसे ही पूरे इलाके में इन 3 हत्याओं के बारे में पता चला, सूचना पहुंची, तो लोगों में अब डर और भय की स्थिति है। हड़कंप मचा हुआ है। लगातार ग्रामीणों की तरफ से मांग की जा रही है कि जो भी हत्यारोपी हैं उनकी जल्द से जल्द तफ्तीश की जाए, पहचान की जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सके। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। लगातार यहां पर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ये पता लगाने की कोशिश की आखिर वजह क्या रही है जिसकी वजह से ये हत्या को अंजाम दिया गया, इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन उससे पहले अज्ञात हत्यारोपी कौन है, कहां से आए थे और क्या उनका कनेक्शन इन लोगों से निकला है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका भी पता लगाने की तैयारी पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। लोगों को भी हालांकि समझाने का प्रयास किया जा रहा है, किसी तरह का हो हल्ला, नकारात्मक तस्वीरें और सामने न आए जो कि पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहे। और ऐसे में अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से अभी आपसी रंजिश यहां पर करार की जा रही है। प्राथमिकी जांच के दौरान एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या से पूरे इलाके में, पूरे गांव में, मेजा थाना क्षेत्र में अभी हड़कंप की स्थिति मची हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और ऐसे में जो हत्यारोपी हैं उनकी पहचान आखिर की जा रही है। हालांकि गांव का इलाका है, सीसीटीवी भी वहां पर नहीं है, तो उसके आधार पर पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है कैसे अज्ञात हत्यारोपियों की पहचान की जा सके। अब बात करते हैं कुशीनगर से मिल रही बड़ी खबर की। तेल टैंकर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कुशीनगर से साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तेल टैंकर ने बाइक सवारों को रौंद दिया। आपको बता दें कि बड़ा हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और इसके साथ ही लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं, जहां घटना की सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, तफ्तीश शुरू कर दी गई है। और ऐसे में तस्वीरों को अगर आप देखेंगे और 3 लोगों की मौत की खबर जो सामने आ रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण और कितना भयावह रहा होगा, क्योंकि जो बाइक है वो पूरी तरह से तेल के टैंकर के नीचे आ गई है और ऐसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। और अभी फिलहाल जो जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया गया उसमें यह बताया जा रहा है कि जिन 3 लोगों की मौत हुई है वो बाइक सवार थे। हालांकि उनके परिजनों को भी इत्तलाह करने का जो प्रयास है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तेल टैंकर ने एक बाइक सवार को यहां पर कुचल दिया, रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बेहद ही भीषण और भयावह रहा।
साथ ही हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में कंटेनर की वेल्डिंग के दौरान जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना तेज हुआ था कि आसपास की फैक्ट्री में दहशत फैल गई और पड़ोसी फैक्ट्री का टीन शेड भी फट गया। हादसे में वेल्डिंग कर रहा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। अब सूचना मिलते ही एसडीएम नारायणी भाटिया और सीओ संतोष कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और जांच फिलहाल तेज कर दी है। साथ ही प्रशासन विस्फोट के कारणों का पता लगाने में जुटा हुआ है। तो फैक्ट्री में कंटेनर में जोरदार धमाका हुआ, वजह क्या रही अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है, कार्रवाई कर रहा है और वेल्डिंग के दौरान जो ब्लास्ट हुआ है, जो यहां पर आपको बता दें कि विस्फोट हुआ है, उसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो मुख्य वजह क्या रही होगी। आज दिनांक 15 जून को थाना संडीला में सूचना प्राप्त हुई कि फैक्ट्री एरिया संडीला क्षेत्र में स्थित फोकस मर्चेंट कंपनी में एक टैंकर का बोनट टेढ़ा हो जाने के कारण मैकेनिक द्वारा वेल्डिंग मशीन से रिपेयरिंग किए जाने के दौरान पूर्व में मेथेनॉल खाली किए गए उस टैंकर के अंदर गैस बन जाने के कारण टैंकर की बॉडी फट गई। मौके पर तत्काल थाना स्थानीय बल पहुंचा, कोई जान नहीं हुई है। एक व्यक्ति को हल्की फुल्की चोट आई है, जिसे उपचार हेतु भेजा गया है। आज दिनांक 15 जून को थाना संडीला में और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूर